A very good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT, PGT competitors and others. So, dear friends, as we are learning how a sentence in direct narration change into indirect narration, जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं पिछले कई वीडियो लेक्चर से कि कैसे एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है. सो फार वी हैव लर्नड असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो असर्टिव सेंटेंस यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है. जनरल रूल्स के साथ साथ हम लोग स्पेसिफिक रूल्स पर भी ध्यान देते हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीख रहे हैं. इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर 7 वी विल लर्न हाउ एन इम्परेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक इम्परेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कामा में अगर प्रयुक्त हुआ है तो उसको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है. इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ाते समय बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, और आज इस नरेशन टॉपिक के अंतर्गत भी हम उन अलग अलग प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखेंगे. सो बहुत कुछ जो आपको ध्यान देना है वो ये है, मैंने पहले भी बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस को ध्यान से देखकर यह पहचानना कि वह सेंटेंस किस प्रकार का है. प्रकार पहचानने के बाद उस सेंटेंस से सेंस क्या निकलता है, उसका भाव क्या है. यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में है और उसे आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा इम्परेटिव सेंटेंस के नेचर को पहचानने में. इम्परेटिव सेंटेंस जो प्रयुक्त हुआ है वह किस प्रकार का है. इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं उनमें से किस प्रकार का है और उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है. उसका पूरा भाव समझने के लिए आपको स्पीकर पर भी ध्यान देना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पर भी ध्यान देना होता है, रिपोर्टिंग पार्ट वाले सेंटेंस पर भी ध्यान देना होता है कि यहाँ पर स्पीकर किससे बात कर रहा है. बहुत कुछ सेंस उनसे भी निकलता है. तो इस तरह से हम सेंस को निकाल करके अर्थ को समझ करके उस इम्परेटिव सेंटेंस को कैटेगराइज करते हैं और उस कैटेगरी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं. प्रॉब्लम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में है कि हम किस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें. कंजंक्शन इम्परेटिव सेंटेंस के लिए टू का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे होंगे. कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है इम्परेटिव सेंटेंस के लिए, और रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, आज, ऑर्डर या कमांडेड में से जो सूटेबल होती है उसमें चेंज हो जाती है. कब? जब इम्परेटिव सेंटेंस आपका ऑर्डर या कमांड का भाव व्यक्त कर रहा हो. यानी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो सेंटेंस प्रयुक्त है उसे आप पढ़ें, स्पीकर पर ध्यान दें, रिपोर्टिंग वर्ब पर भी ध्यान दें, पूरे होल सेंटेंस पर ध्यान देते हुए उसको समझने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस में, इस डायरेक्ट नरेशन में ऑर्डर या कमांड का भाव व्यक्त हो रहा है या नहीं. अगर उस इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का भाव व्यक्त होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, आज, ऑर्डर या कमांडेड में बदल दिया जाता है. यहाँ फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कब रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल देंगे, कब आस्क में बदल देंगे, कब ऑर्डर्ड में बदल देंगे या कमांडेड में बदल देंगे.
अब आर्डर या कमांडेड के लिए विशेष रूप से आपको ये ध्यान देना है, जब स्पीकर आपका कोई हाई अथॉरिटी हो और वह अपने से लो रैंक वाले अधिकारी या लो रैंक वाले कर्मचारी को आदेश दे रहा हो, तो वहाँ पर आर्डर या कमांडेड में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदला जाता है। और यदि स्पीकर और लिसनर दोनों का पोजीशन क्लियर नहीं है, सामान्य है, तो वहाँ पर टोल्ड या आज में भी बदल दिया जाता है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अभी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो आपका सेंटेंस है वो इम्परेटिव है, उसे आप पहचान लिए। इम्परेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका मैंने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी बताया था, आज फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस की बिगनिंग जो है वर्ब या डोंट हेल्पिंग वर्ब से होती है। अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट से शुरुआत होगी, डोंट से शुरुआत होगी। अगर आर्डर पॉजिटिव होगा तो वर्ब से शुरुआत होती है। तो आर्डर या कमांड का भाव देने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें इम्परेटिव सेंटेंस की बिगनिंग किससे होती है? वर्ब से, मेन वर्ब से। पॉजिटिव होने पर और नेगेटिव आर्डर होने पर डोंट या डू नॉट से होती है। तो ये आपको पहचानने का सिंपल तरीका भी है, लेकिन सिर्फ सिंपल तरीके से पहचान करके आप भाव को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आपको उसके सेंटेंस की मीनिंग पर जाना होगा, सेंटेंस को बार बार पढ़ करके उसके सेंस को समझना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच से क्या सेंस व्यक्त हो रहा है, क्या भाव व्यक्त हो रहा है, यहाँ पर किसके बीच में बातचीत हो रही है, ये आर्डर देने वाला कौन है और आर्डर रिसीव करने वाला कौन है। जब यह आप इमेजिन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब को आसानी से चेंज कर लेंगे, समझ जाएंगे कि हमें सेड को आर्डर में बदलना है या कमांडेड में बदलना है या सिंपली टोल्ड में बदल देना है या आस्क में बदल देना है। टोल्ड या आस्क ऑलमोस्ट सेम है। आर्डर या कमांडेड पर विशेष ध्यान देना होगा। कहीं कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब आर्डर में ही बदलेगी तो वहाँ पर आर्डर में होना चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल होता है। खासतौर से कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। और एकेडमिक जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर आर्डर में चेंज कर देते हैं या कमांडेड में कर देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो है वहाँ पर ऑप्शन देखना होता है। ऑप्शन में कई चीज़ें पॉइंट आउट करनी होती है कि हमें सिर्फ सेड किस में चेंज हुआ है यहीं से मेरा सेंटेंस करेक्ट नहीं हो जाता, हमें और स्टेप्स भी देखने होते हैं जिसमें कुल मिला के सारे स्टेप्स सबसे अधिक सही होते हैं, वही द मोस्ट करेक्ट आंसर होता है। इसलिए आपको सभी स्टेप्स को चेक करना होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ध्यान में रखना है यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग टू कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिखा है कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाता है और ये टू है कंजंक्शन, आप देख पा रहे होंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए असर्टिव सेंटेंस में आपने कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने इफ़ या वेदर का प्रयोग किया, और दूसरे टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का प्रयोग के रूप में प्रयुक्त हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, आस्क, ऑर्डर या कमांडेड में चेंज कर दी जाती है। शेष अन्य जो चेंजेस हैं वो जनरल रूल से अनुसार फॉलो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आइए एग्जाम्पल पर देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, द फार्मर सेड टू जैक गो अवे। द फार्मर सेड टू जैक, देखिए यहाँ पर आपका रिपोर्टर स्पीकर कौन है? फार्मर। किससे बात कर रहा है? जैक से। क्या बोल रहा है? गो अवे। यहाँ पर देखिए स्पीकर फार्मर है, जैक क्या है ये नहीं पता है। हो सकता है जैक भी फार्मर हो, जैक कोई भी हो सकता है, क्लियर नहीं है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? गो अवे, जाओ।
आर्डर का भाव है, लेकिन यहाँ पर आर्डर को के स्थान पर टोल्ड भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर और लिसनर जिससे बात हो रही है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में सेंटेंस के माध्यम से हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो इस तरह से जब आप इसे चेंज करते हैं तो ऑप्शंस पर आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन में आपका कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आता है। सेड की जगह पर टोल्ड भी यहाँ यूज हो सकता है, आज भी यूज हो सकता है और ऑर्डर्ड भी यूज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो आप इसको जब चेंज करेंगे द फार्मर्स सेड, तो सेड के स्थान पर आप टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड में से कोई भी लिख सकते हैं। तो द फार्मर टोल्ड या द फार्मर आस्क्ड या द फार्मर ऑर्डर्ड जैक, टू का प्रयोग नहीं होगा, जैक। अब कंजंक्शन टू का प्रयोग, जैक टू गो अवे। तो इस तरह से आपका चेंज हो गया ये फर्स्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में, द फार्मर टोल्ड या आज या ऑर्डर जैक टू गो अवे। ओके फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आपको डिसाइड करना है तो मोस्ट सुटेबल क्या है। अब देखिए, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है और स्टेप्स को देखना होगा, कंजंक्शन का सही प्रयोग है कि नहीं है, टू लगा है कि नहीं लगा है, और सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आप राइट ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। सिंपली आप चेंज करने के लिए इस सेंटेंस को द फार्मर ऑर्डर्ड जैक टू गो अवे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फार्मर टोल्ड जैक टू गो अवे, द फार्मर आस्क्ड जैक टू गो अवे, सभी सही है। ओके फ्रेंड्स, सो कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू मोहन डू इट एट वंस। द टीचर सेड टू मोहन डू इट एट वंस। यहाँ पर स्पीकर द टीचर, लिसनर मोहन, द टीचर सेड टू मोहन। स्पीकर की पोजीशन क्लियर है कि स्पीकर क्या है, वो टीचर है। मोहन स्टूडेंट हो सकता है, हालांकि स्टूडेंट नहीं लिखा है, लेकिन सेंटेंस के भाव को समझते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं मोहन स्टूडेंट ही होगा। तो द टीचर सेड टू मोहन डू इट एट वंस। टीचर ने मोहन से कहा डू इट एट वंस। यहाँ पर भी बिल्कुल ऑर्डर की पोजीशन क्लियर नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में ही बदला जाए, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से को आदेश भी देता है और सिंपली वो कहता भी है कि आप इस काम को कर लो। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक फ्रेंड जैसा होता है। कोई अधिकारी और निम्न स्तर के कर्मचारी का रिलेशन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको इस तरह के एग्जाम्पल में रिपोर्टिव वर्ब ऑर्डर्ड में नहीं चेंज की गई है, आज में चेंज की गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आज वाला सेंटेंस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि अन्य चेंजेस करेक्टली किए गए हैं तो। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर द टीचर आज मोहन सेड टू के स्थान पर आप क्या करेंगे, आस्क्ड। आस्क्ड, टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि टोल्ड बिल्कुल सिमिलर पोजीशन में होता है। जब स्पीकर और लिसनर की पोजीशन सेम होती है, सेम पोस्ट पर होते हैं, तो वहाँ पर सिंपली टोल्ड में हम बदल देते हैं या जनरल बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पीकर जो है वो टीचर है,
लिसनर जो है वो स्टूडेंट है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। ऑर्डर्ड से बेटर क्या है, आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग। द टीचर आस्क्ड मोहन, ओके। तो इस तरह से क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड मोहन टू डू इट एट वंस। डू इट एट वंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सेम रहेगा, बस कंजंक्शन टू का सही प्रयोग हो जाएगा और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके आप सीधा लिख दें डू इट एट वंस। सो चेंज हो गया, द टीचर आस्क्ड मोहन टू डू it at once. Clear? Any problem? Now come to the third example. Third example is the principal said to the peon, ring the bell at once. इस example पर ध्यान दीजिए, focus on your attention on this example. Third example, the principal said to the peon. First of all, focus on the speaker and listener. Here in this sentence, the speaker is the principal. इस सेंटेंस में स्पीकर कौन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक अथॉरिटी है, स्पीक किससे कर रहा है, बोल किससे रहा है, द प्यून से, प्यून से बोल रहा है वो। अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि प्रिंसिपल और प्यून की पोजीशन क्या होती है। प्रिंसिपल अथॉरिटी है, प्यून जो है उसका प्यून है, फॉलोअर है, उसकी आज्ञा को मानने वाला है। तो इस सेंटेंस में अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। यहाँ पर आस्क्ड में नहीं बदलेंगे, यहाँ पर हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। स्पीकर जो है वो एक हाई अथॉरिटी है और लिसनर उसका सर्वेंट है या उसका लोएस्ट कर्मचारी है, लोअर रैंक कर्मचारी है, जो काम कर उसके आदेश का पालन करने के लिए है। तो यहाँ पर अब आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको वो गलती नहीं करनी कि यहाँ भी हम टोल्ड में बदल दें और आस्क्ड में बदल दें। अगर ऐसे सेंटेंस हैं तो ऑप्शंस में जिसमें ऑर्डर्ड होगा वो द मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी आप सिंपली अगर रिटन में आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का लिखा हुआ राइटिंग में, तो आप ऑर्डर का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सेड टू के स्थान पर अब आपका क्या हो गया, ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। इज इट क्लियर? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। नाउ कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून। इन्वर्टेड कामा में कोई चेंज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, वो आदेशात्मक वाक्य होता है, उसी टेंस में प्रयुक्त किया जाता है कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हुए। हाँ, आपको सिर्फ एक चेंज करना है, वो क्या कि टू के बाद जब आप रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कर रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा में है उसका बिगनिंग लेटर कैपिटल से है, वो स्मॉल लेटर में कर देंगे। यानी ये रिंग जो है, आर जो कैपिटल में आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर आर स्मॉल में कर देंगे, रिंग। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पूरा का पूरा आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या बनेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून to ring the bell at once. The principal ordered the peon to ring the bell at once. Okay friends, I hope it is clear now. Now come to the fourth sentence. See the fourth sentence. Dear friends, आपको एग्जाम्पल के द्वारा ही रूल्स ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा समझ में आएगा और लर्न होगा। इसलिए आप जितने एग्जाम्पल्स आप करेंगे
जितना डीपली एग्जाम्पल्स के सेंस को समझ करके आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर डेप्थ आएगी और आप एग्जामिनेशन में राइट ऑप्शंस को चूज़ करने में सफल होंगे कम समय में। दैट्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। वह जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको समझाते हुए एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे आप स्वयं भी वीडियो लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस बुक उठाइए, उसके एग्जाम्पल्स को देखिए। जैसे मैंने बताया, स्पीकर और लिसनर की पोजीशन को देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव को समझिए, उस भाव को समझते हुए ऑर्डर, कमांडेड, आज, टोल्ड, इसमें से क्या मोस्ट सूटेबल होगा वो आप चेंज करिए। और रेस्ट जो है कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है, वो आपको लर्न होना चाहिए इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें टेंस में कोई परिवर्तन डायरेक्टली नहीं होता है। अदर चेंजेस में अगर कुछ वर्ड्स प्रयुक्त हुए होते हैं किसी सेंटेंस में तो वो चेंज हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप राइट ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। आइए फोर्थ एग्जाम्पल पर। द ऑफिसर सेड टू द गार्ड, द ऑफिसर सेड टू द गार्ड, डोंट ओपन द डोर। यह भी आर्डर या कमांड का भाव व्यक्त करने वाला सेंटेंस है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पीकर जो है वो एक हाई अथॉरिटी ऑफिसर है। स्पीकर की पोजीशन क्लियर है, वो ऑफिसर है। ऑफिसर किससे बात कर रहा है? द गार्ड, जो गार्ड है, गेट कीपर है, उससे बात कर रहा है। अब आप पोजीशन रैंक समझ रहे होंगे स्पीकर और लिसनर के बीच में। यहाँ पर क्या हो सकता है? रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल सकती है? सेट के स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा सुटेबल? क्या होना चाहिए? ऑर्डर। क्लियर है ना? आप ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखा और नीचे के दो एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ऑर्डर क्लियर है। ऊपर के एग्जाम्पल्स में द फार्मर सेड टू द जैक, द टीचर सेड टू मोहन, द फार्मर सेड टू द जैक में स्पीकर और लिसनर की पोजीशन बिल्कुल ही क्लियर नहीं थी। सेकंड एग्जाम्पल में द टीचर सेड टू मोहन, यहाँ पर पोजीशन क्लियर थी। टीचर है, मोहन एक स्टूडेंट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो एक स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन है जहाँ पर ऑर्डर्ड उतना सूटेबल नहीं होता है, जहाँ पर आस्क्ड ज़्यादा सूटेबल होता है। आस्क से भी ऑर्डर का सेंस आता है तो वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल आस्क होगा, तो सेट के स्थान पर आस्क में बदला गया। और द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून में बिल्कुल क्लियर था तो ऑर्डर में बदला। द ऑफिसर सेड टू द गार्ड में भी बिल्कुल क्लियर है कि ऑफिसर गार्ड को ऑर्डर कर रहा होगा क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, कमांडिंग बॉडी है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को आप सेड टू के स्थान पर आप क्या करेंगे? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। द गार्ड कंजंक्शन टू। आप देखिए ये सेंटेंस डोंट ओपन द डोर इम्परेटिव सेंटेंस है निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत इम्परेटिव सेंटेंस में डू नॉट से होती है या शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब आपका इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, डू नॉट से बिगिनिंग हुई है, तो कंजंक्शन का प्रयोग करने से पहले, कंजंक्शन से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? नॉट का। नॉट टू, ऑर्डर द गार्ड नॉट टू। The officer ordered the guard not to. Is it clear now? Not to. Don't ये पूरा अब गायब हो जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन में डोंट का कोई यूज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा कि आप इसको डिड नॉट कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। द ऑफिसर ऑर्डर द गार्ड नॉट टू ओपन द डोर।
इज इट क्लियर? जी आपका चेंज हुआ। कभी कभी नेगेटिव वाले सेंटेंस में, इम्परेटिव के नेगेटिव वाले सेंटेंस में ऑर्डर्ड के स्थान पर फॉरबेड का प्रयोग कर दिया जाता है। फॉरबेड या FORBAD, याद रखिएगा यहाँ पर फॉरबेड। जब फॉरबेड का प्रयोग होता है तो नॉट का प्रयोग नहीं होता है। फॉरबेड एक नेगेटिव वर्ड है जिसके प्रयोग हो जाने के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान देना है ऑप्शन में कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा में नेगेटिव में प्रयुक्त हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड में चेंज हुई है, तब तो कंजंक्शन नॉट टू ओपन द डोर होगा, नॉट टू का प्रयोग होगा। अगर वो ऑर्डर्ड के बजाय फॉरबेड में चेंज की गई है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से अगर फॉरबेड में चेंज करके आप इनडायरेक्ट नेरेशन में बनाते हैं तो द ऑफिसर फॉरबेड द गार्ड, द ऑफिसर फॉरबेड द गार्ड टू ओपन द डोर। इज इट क्लियर? द ऑफिसर फॉरबेड द गार्ड टू ओपन द डोर। अगर ऑर्डर में है द ऑफिसर ऑर्डर्ड द गार्ड नॉट टू ओपन द डोर। ओके फ्रेंड्स, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सो इस तरह से आपने देखा ऑर्डर या कमांड का भाव व्यक्त करने वाले इम्परेटिव सेंटेंस जिनका इन्वर्टेड कामा में प्रयोग किया गया है, उनको कैसे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर ओके फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ऑर्डर या कमांड का भाव व्यक्त करने वाले इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। अब आप देखेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करने वाले इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। यदि इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया गया है जिससे पढ़ करके देख करके आपको लगता है कि इसमें स्पीकर जो है वो लिसनर से रिक्वेस्ट कर रहा है अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने कार्य को कराने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसा अगर आपको अनुभूत होता है, ऐसा आप समझ पाते हैं सेंटेंस को पढ़ करके, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। कंजंक्शन टू का प्रयोग इसमें भी होगा। कंजंक्शन टू, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी चेंज होगी रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड, और ऐसे सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी मैंने बताया था वे इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ होता है, वही चीज़ यहाँ पर है। अब आप यदि इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है जिसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया है, जिससे रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए क्या स्पेसिफिक रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। कंजंक्शन टू का प्रयोग यहाँ पर भी होगा जैसे ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस में हुआ था। सिर्फ आपको ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब वह किस में बदलेगी, रिक्वेस्टेड में। ओके डिफरेंस, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी रिक्वेस्टेड में, और प्लीज या काइंडली जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, उसको आप
इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज करते समय हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, राम सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस। डियर फ्रेंड्स, राम सेड प्लीज, मार्कर थोड़ा सा कम क्लियर चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे विजिबिलिटी दिखाई दे। मैं ग्रीन कलर का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ गिव मी another chance। another chance। आई होप कि ये मार्कर विजिबल होगा। ब्लैक कलर मार्कर में इंक जो है वो ख़त्म हो रही है, इसलिए वो कायदे से चल नहीं रहा है। मैं आपको ग्रीन कलर मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको विजिबल हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा बाय द वे, तो आप मेरी आवाज़ को सुनिए ध्यान से। राम सेड प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। स्पीकर राम, प्लीज़ का प्रयोग इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत किया गया है। गिव मी अनदर चांस, सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है। राम दूसरे चांस की मांग कर रहा है कि मुझे दूसरा मौका दीजिए। यह सेंस आपको समझना होगा, हर सेंटेंस में सेंस को समझना होगा। फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का निर्णय लेंगे कि वह किस में चेंज होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ही है, प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग हो गया है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो आप इसमें रिक्वेस्टेड चेंज कर लेंगे। सेड के स्थान पर राम रिक्वेस्टेड प्लीज़ गायब हो जाएगा, कंजंक्शन टू गिव, टू गिव लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान देनी है, अदर चेंजेस यहाँ पर मी प्रोनाउन है, भूलिएगा नहीं कि ये नहीं बदलेगा। मी प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, चेंज हो जाएगा राम के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में हिम। गिव हिम अनदर चांस। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने देखा राम सेड प्लीज़ गिव मी अनदर चांस को इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज किया गया, राम रिक्वेस्टेड to give him another chance। Okay dear friends, so see one more example। Savita said to me, Savita said to me, Savita said to me, kindly help me। kindly help me। Now focus on the second example। Speaker is Savita said to me, kindly help me। इन्वर्टेड कामा के सेंटेंस पर फोकस कीजिए। kindly help me, प्लीज़ या kindly का प्रयोग हो गया है। क्लियर है कि यहाँ रिक्वेस्ट का भाव है, तो kindly को यू रिंग में आप कर देते हैं, आपको नहीं लिखना है। जैसे प्लीज़ को नहीं लिखा गया था, वैसे काइंडली को भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय नहीं लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी, कंजंक्शन टू का प्रयोग हो जाएगा। तो जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड टू मी। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपने क्या प्रयोग किया, रिक्वेस्टेड।
सविता रिक्वेस्टेड मी। ओके, सविता रिक्वेस्टेड मी, कंजंक्शन टू का प्रयोग, काइंडली नहीं प्रयोग होगा, हेल्प मी। सविता रिक्वेस्टेड, सॉरी मैंने मी नहीं लिखा, प्लीज। सविता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। यहाँ फिर इन्वर्टेड कामा में मी का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन चेंज के रूल के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे। मी चेंज होगा सविता के अनुसार। सविता के लिए ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन में क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में सी, ऑब्जेक्टिव केस में हर, आपको याद होगा। पॉजिटिव केस में भी हर होता है सी का, सी हर हर। तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे हर में। मी को किस में चेंज किया? हर में। तो इस तरह से चेंज हो गया। सविता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। सविता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ओके डियर फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। सीता सेड टू गीता, थर्ड एग्जाम्पल, सीता said to Geeta. Sita said to Geeta, sing a song please. Sing a song please. Now focus on the reported speech. Sing a song please. यहाँ पर please का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में कर दिया गया है। ये पहले भी प्रयोग किया जा सकता है। प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग प्लीज़। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये ध्यान में देना है कि हमें इनडायरेक्ट नरेशन में प्लीज़ को हटा देना है। प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुआ है तो सेंटेंस रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त कर रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी। तो सीता रिक्वेस्टेड, तो इस तरह से आप सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड गीता। कंजंक्शन टू का प्रयोग, सिंग, ये कैपिटल लेटर स्मॉल में हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग प्लीज़ छोड़ दिया गया। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन चेंज हुआ। सीता रिक्वेस्टेड गीता टू सिंग ए सॉन्ग। सीता रिक्वेस्टेड गीता टू सिंग ए सॉन्ग। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। इसके अंतर्गत आपने दो तरह के सेंटेंसेस को देखा, आर्डर या कमांड का भाव व्यक्त करने वाले सेंटेंस और रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करने वाले सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इम्परेटिव सेंटेंसेस। और अगले वीडियो लेक्चर में हम इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल्स को करेंगे, उसके माध्यम से और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही है आपके ग्रामर स्टडी में, तो प्लीज़ आप चैनल RC इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करने की कोशिश किया करिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो लेक्चर बना करके अब YouTube पर अपलोड कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन।